नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और सबसे पहले बात करेंगे चांदी की। चांदी में जबरदस्त तेजी फिर से लौट आई है। कल हमने 3,500 रुपए से ज्यादा की तेजी इंट्राडे में देखी थी और आज भी 1,500 रुपए की तेजी शुरुआती कारोबार में। अभी भी करीब करीब 1,000 रुपए की तेजी चांदी में दिख रही है। 1,56,000 रुपए अभी भी है। चांदी में गजब की वॉलेटिलिटी, गजब का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्यों इतनी ज्यादा यहां पर लोगों की दिलचस्पी है, क्यों इतना मोमेंटम दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल है चांदी को लेकर। चांदी को लेकर कई सारे मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। हमने 2 हफ्ते में देखा 16% की तेजी दिखी थी, फिर तेज गिरावट 3 दिनों तक, फिर 2 दिनों में जोरदार उछाल। 2 दिनों में करीब करीब 5,000 रुपए वापस से चांदी महंगी हो गई है। चांदी ने हमने देखा था अक्टूबर में 1,70,415 का हाई लगाया था। निवेश और फंड के जो पोजीशंस है वो काफी ज्यादा इसमें हैं, इस वजह से इस तरह के उतार चढ़ाव दिख रहा है। चांदी ने लेकिन अब तक 80% का रिटर्न दिया इस साल। गोल्ड ने इस साल अब तक 57%, प्लैटिनम ने 75% का रिटर्न दिया है। तो चांदी इन सारे प्रेशियस मेटल्स को पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती आई और किसी भी स्टेबल एसेट क्लास में सबसे ज्यादा रिटर्न चांदी का रहा है। भरोसा क्यों बढ़ा है? ईटीएफ में भारी इनफ्लो, सिर्फ हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल ईटीएफ में भारी इनफ्लो दिख रहा है। 187 मिलियन ऑन्स की ईटीएफ की डिमांड बढ़ी है यहाँ ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ में। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की 55 से 60% तक कवर करती है और वही इसके मेन ड्राइवर का काम करते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ यहाँ पे ज्वेलरी डिमांड पर फोकस रहता है, बाकी इंडस्ट्रियल डिमांड सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये तमाम ऐसे सेक्टर है जहां से चांदी की जबरदस्त डिमांड है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर, डेटा सेंटर की ग्रोथ से भी चांदी की मांग आगे और भी बढ़ने की संभावना है। तो सारी रिपोर्ट चांदी के फेवर में है। 2024 में ग्लोबल सिल्वर डेफिसिट 4% बढ़ने का अनुमान था और 2025 में भी वो डेफिसिट जारी है। तो यूएस और साथ ही यूएस ने हमने देखा चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल किया। चीन ने चांदी एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई है और नेशनल प्लान के तहत चांदी को शामिल कर लिया, उसे रख लिया है। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को एक भरोसेमंद मेटल बनाते हैं। लेकिन आगे क्या? अब आगे क्या होगा? मनोज जी हमारे साथ हैं, पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल वंग से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। चांदी को लेकर तमाम रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव लगातार आ रही हैं, लेकिन इस बीच में बार बार काफी ज्यादा उठापटक भी देखने को मिलती है। चांदी को लेकर अब नई रिपोर्ट सर आपके पास क्या है? आगे चांदी के भाव क्या हो सकते हैं? क्या वो एंट्री पॉइंट होंगे जिसके लिए इंतजार करना चाहिए निवेशकों को, और ट्रेड के लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जिस तरह से देखने को मिल रही है सोने और चांदी की कीमतों में, वो अभी शॉर्ट टर्म में बनी रह सकती है, क्योंकि यूएस शटडाउन के बाद अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा है वो रिलीज होना स्टार्ट हुए हैं। साथ ही यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो है एक मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस में एआई को लेकर के काफी अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर में फिर एक बार मजबूती है। साथ ही कल जो एफओएमसी के जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए, वहां पे दिसंबर मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर के अभी वहां पे डिविजिव जो है हम देख रहे हैं कि जो मेंबर्स है वहां पे मतभेद जो है देखने को मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे इस सप्ताह और नेक्स्ट वीक जो भी यूएस के इकोनॉमिक डेटा आएंगे वहां पे डेटा पॉइंट पे नजर रखना चाहिए और उसी के चलते यहाँ पे आगे ये निर्धारित होगा कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि अगले 5 से 7 सेशन जो है वॉलेटिलिटी यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में बनी रहती है, बनी रहेगी। चांदी की अगर मैं बात करूं तो $48 अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहीं $52.5 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 52.5 के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर यहाँ पे फ्रेश रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में मैं बात करूं तो यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको 1,51,000 से 1,50,000 की रेंज में जो है नजर रखना चाहिए। 1,47,000 के नीचे के स्टॉप लॉस है और ऊपर में 1,60,000 से 62,000 का जो रेंज है वो यहाँ पे देखकर चलना चाहिए। ट्रेडिंग अगर के लिहाज से किसी को रणनीति बनानी है तो 1,54,400 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी, 1,53,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1,57,000 तक के रखे जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे मजबूत है, लेकिन वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा और इस तरह की वॉलेटिलिटी हमने देखी भी है। जिस तरह से चांदी
2 हफ्ते में 16% तेज हुआ, फिर उसके बाद एक तेज गिरावट, 3 दिनों तक गिरावट रही और तीन दिनों में 10,000 रुपए तक सस्ती हो गई थी और फिर वापस से 2 दिनों में करीब करीब 5,000 रुपए की मजबूती भी लौट आई है। कुणाल जी, चांदी की चाल किस तरह की है? जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं चांदी में, क्या इस तरह की उतार चढ़ाव आगे भी चलेंगे? और जो ट्रेडर है, निवेशक है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? आई थिंक ये बहुत ही वॉलेटाइल टाइम है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। $200-200 ऊपर नीचे होता है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है। एक चीज मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि अपसाइड शॉर्ट टर्म में लिमिटेड है, क्योंकि जो भी रीजन से गोल्ड और सिल्वर में तेजी होनी चाहिए थी वो सब रीजन भाव में डिस्काउंटेड है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। फंडामेंटली गोल्ड सिल्वर में कोई मंदी भी नहीं है, बट ये लेवल से आपको अगर ट्रेडर हो तो ऊपरी स्तरों पे बेच के काम करना चाहिए। लेके काम करने में रिस्क है, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट ऊपरी स्तरों पे संभल नहीं पा रही है और नीचे ही आ रही है। सो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मुझे नहीं लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है एक्सचेंज में जो ट्रेड कर रहा है वो ऊपर के लेवल में 1,24,000 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड, और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे 1,58,000 सिल्वर, ये सब लेवल्स के आसपास बेच सकते हो। मुझे लेना गुड ट्रेड नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं है? अगर लंबी अवधि के निवेशक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि 1,24,000 के आसपास अगर मिलते हैं तो अच्छा एक सेल के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा गोल्ड। और चांदी अगर 1,58,000 ये लेवल दिखे तो सेल करना चाहिए, ऐसा कुणाल जी को लगता है। सर, वैसे अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो कितनी गिरावट यहाँ आपको सोने और चांदी में लगती है? क्योंकि बहुत सारे खरीदार भी यहाँ पे देखते हैं जो स्पॉट में खरीदना चाहता है, शादियों के लिए खरीदना चाहते हैं, क्या उनको एक बार्गेन बाइंग का मौका मिलेगा? वो एंट्री लेवल क्या होगा? नीचे में कितनी गिरावट आपको लग रही है कुणाल जी? आई थिंक 4,000 और 3,900 ये दो रियलिस्टिक लेवल लग रहे हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि $3,500 अभी का भी होने वाला है, ऐसा कोई माहौल अभी तक बना नहीं है। पर मुझे लग रहा है 3,900 के आसपास, सो MCX में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू ऑलमोस्ट 4 to 5%, 1,18,000 1,19,000 के आसपास। वहां पे आप धीरे धीरे फिर से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। के लिए वो लेवल कौन सा होगा सर नीचे में? चांदी में विश्व मोहन जी 1,40,000 to 1,38,000 ये सब लेवल्स एक बार आएंगे, वहां पे बाय करना चाहिए। 1,40,000 के नीचे अगर चांदी आए तो आपके लिए बेहतर बार्गेनिंग बाई हो सकता है, अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो। और गोल्ड 1,18,000 1,19,000 बहुत बड़ी गिरावट के लिए फंडामेंटल इस तरह का चेंज नहीं हुआ है, अभी भी अंडरटोन है, वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन करंट लेवल पे इनको कंफर्ट नहीं दे रहा है। यहां से अगर उछाल ज्यादा आता है फिर आपको बेचना चाहिए सोने और चांदी में। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कुणाल जी की तरफ से राय है। आप बताइए प्रथमेश जी, जो डे ट्रेडर है जो आज ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए सोने और चांदी में क्या सलाह है? नमस्कार शोभन जी, मेरे ख्याल से आज के सेशन में गोल्ड के लिए 1,23,600 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहिए, 1,24,000 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 1,22,700 के रखने चाहिए। सिल्वर में हालांकि मैं थोड़ा बाय साइड में यहाँ पे प्रेफर करूंगा जस्ट फॉर द डे टुडे। ऊपर वाला भाव 1,56,500, एंट्री पॉइंट इसका रहेगा 1,55,500 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉप लॉस 500 रुपए का यानी 1,55,000 के लिए रहेगा। गोल्ड में बाय, गोल्ड में सेल और सिल्वर में बाय। इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे के लिए कॉल है 1,55,500 पे चांदी खरीदे, जो करंट लेवल है उससे 500-600 रुपया नीचे आने दे। 1,56,500 ये जो आज डे का हाई था वहां तक फिर से वापस से जा सकती है चांदी, ये कहना है प्रथमेश जी का। और सोना इनको लग रहा है कि बेचना चाहिए 1,23,600 पे, नीचे सोना 1,22,700 रुपए तक आ सकता है। तो गोल्ड सेल, सिल्वर बाई, इंट्राडे के लिए कैरी नहीं करना है, स्टॉप लॉस भी आपको बताए गए हैं। ये सलाह गोल्ड सिल्वर पे आ गई। मनोज जी, आप अपनी राय दें, ट्रेडर के लिए गोल्ड आज तो काफी सुस्त है, फंडामेंटल्स आपने पहले ही बता दिए थे कि फेड मिनट से वापस से हॉकिश टोन दिख रहा है, और आज नॉन फार्म पेरोल के सितंबर के नंबर भी आएंगे और साथ ही अक्टूबर के नंबर नहीं आएंगे एनएफपी के। कहा जा रहा है कि नवंबर में एक साथ वो नंबर मिलाकर ही जारी किए जाएंगे। आपकी राय गोल्ड को लेकर क्या है सर? एक रेंज बाउंड ही लग रहा है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि 4,000 से $4,140 का जो रेंज है वो इंटरनेशनल मार्केट में बना रह सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,21,000 से 1,24,400 का जो रेंज है वो बना रह सकता है।
तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,22,500 के इस तरह अगर इंट्राडे में मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। 1,21,950 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 1,23,600 के रहेंगे। ओके, तो ये सलाह गोल्ड और सिल्वर के लिए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। 5,300 के आसपास एमसीएक्स पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। दो खबरें हैं, मिक्स खबरें हैं। एक तो है कि यहाँ पर रूस यूक्रेन में सीज फायर को लेकर फिर से यहाँ पर पहल शुरू हो गई है, एक वो, और दूसरा जो रूस पर जो नई पाबंदियां है जिसमें रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल जैसी कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध जो कल से लगने वाली है, उसका क्या कुछ असर होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। इन दोनों तरह की खबरें, एक सपोर्टिव है और एक यहाँ पे दबाव बनाने वाली खबरें हैं। कुणाल जी, कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिख रही है? जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है क्रूड में अब? कुणाल जी अनम्यूट कीजिएगा सर। मेरा क्रूड में व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है क्रूड में डाउनसाइड लिमिटेड है प्रेजेंट लेवल से। आगे विंटर सीजन स्टार्ट हो रही है और जो हिसाब से इन्वेंट्री एक्सेस है वो भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सकआउट हो जाएगी। सो ऑयल बाय कर सकते हैं। 5,500 का टारगेट रखना चाहिए और एमसीएक्स पे, और मैं ऑयल पे पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है यहां से, और आपको लग रहा है कि 200 रुपए की तेजी आ सकती है। 5,500 रुपए तक की तेजी आपको दिख रही है। ये कितना सत्र ले सकता है सर कच्चे तेल में? 200 रुपए ऊपर की जो भाव आप बता रहे हैं कुणाल जी। विद इन 1 मंथ नेक्स्ट एक्सपायरी, दिसंबर एक्सपायरी के पहले ये लेवल आपको देखने मिलेंगे। एक्सपायरी से पहले ही ये लेवल दिखेंगे। 18 दिसंबर की एक्सपायरी है, उससे पहले ये लेवल आपको दिखेंगे। तो ये आज के लिए ना, इसलिए पोजिशनल नजरिया से आप देखिए कच्चे तेल को लेकर ये राय है कुणाल जी की। आप बताइए मनोज सर, आपकी राय क्या है? यहाँ पे रेंज बाउंड ही है कच्चा तेल भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं। WTI 58 का जो एक सपोर्ट लेवल स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और भारतीय बाजार में भी हम देख रहे हैं कि 5,200 के स्तर पे कच्चा तेल यहाँ बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के सत्र में कच्चे तेल के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डीप आता है 5,260 के आसपास, तो बाय करना चाहिए। 5,215 का स्टॉप लॉस रखना है और 5,350 के टारगेट। प्रथमेश जी, आपने कुछ ऑप्शंस में आइडेंटिफाई किया है क्या? ऑप्शंस ट्रेड क्रूड में ऑप्शंस में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि क्रूड का ऊपर वाला भाव 5,450 के करीब अपसाइड है, नीचे वाला 5,150 ये रेंज में आपको क्रूड दिखेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो ये और नेचुरल गैस में आपके पास कुछ है क्या ऑप्शंस में? नेचुरल गैस में यस, मेरे ख्याल से 400 का स्ट्राइक का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 7 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगे, टारगेट 16 के लिए रखिए। ओके, तो कॉल खरीदने की सलाह एनजी में आपकी तरफ से है। कुणाल जी, एक छोटा जवाब आपसे भी नेचुरल गैस पे चाहूंगा। मुझे भी तेजी लग रही है। नेचुरल गैस बाय करना चाहिए। विंटर सीजन के कारण इसमें बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो विंटर सीजन की वजह से ये बाइंग कंटिन्यू होगी। बीच में करेक्शन आया था लेकिन वापस से फिर से तेजी की उम्मीद की जा रही है। मनोज जी, आपकी कॉल एनजी पर? ट्रेंड यहाँ पे बुलिश ही है विश्वमोहन जी। नेचुरल गैस का हमारा मानना है कि 394 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नेचुरल गैस के लिए। तो अगर यहाँ पे गिरावट आती है 394 के आसपास की, तो वहां बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 388 के नीचे का रखना चाहिए और ऊपर में 410 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए एनजी क्रूड और गोल्ड सिल्वर पे आपको नजरिया हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बेस मेटल्स पर राय लेंगे। जिंक, एल्युमिनियम, ये दोनों आज ज्यादा तेज है, लेकिन मौके कहां हैं बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। आज बेस मेटल्स में जिंक और एल्युमिनियम ज्यादा तेज है। आधे % की दोनों में तेजी दिख रही है। 304 जिंक का भाव है, एल्युमिनियम है 266 के करीब। कॉपर मामूली तेजी के साथ कर रहा है कारोबार 1003 के ऊपर। लेड सपाट 180 के नीचे। कुणाल जी, क्या पसंद है आज आपको बेस मेटल्स में? तेजी लग रही है, बहुत तेजी लग रही है मुझे मेटल्स में। आज चाइना ने स्टिमुलस हाउसिंग सेक्टर में देने के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 मंथ्स कंफर्मेशन दिया है दैट देयर इज लाइकली टू बी अ स्टिमुलस इन हाउसिंग सेक्टर। तो ये पॉजिटिव है। कॉपर में फिलहाल जो सप्लाई की इश्यू है वो मॉडरेट हुआ है। ग्रासबर्ग माइन जो इंडोनेशिया में रीस्टार्ट कर रही है प्रोडक्शन,
उसके कारण जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट टाइट था वो फेयरली कॉपर इसके लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे ओवरऑल चाइना स्टिमुलस को देखते हुए मेटल्स में 5 से 8% का डिमांड का इजाफा चाइना से आ सकता है। ये मार्केट प्राइस इन करके मेटल्स ऊपर ही चला जाएगा। सो जिंक 308 310 लग रहा है, एल्यूमिनियम तेजी लग रहा है, कॉपर अराउंड 1020 लग रहा है। तो बाय डिप्स कीजिए, बहुत अच्छा आउटलुक है मेटल्स में। बहुत अच्छा आउटलुक है और यहाँ पे चाइना के स्टिमुलस का इसका यहाँ पर फायदा मिलेगा, तो मेटल्स में बाइंग साइड में रहने की सलाह कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी पोजिशनल राय ज़्यादा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक खबर ये भी आ रही थी कि कांगो से खबर आ रही थी कि वहाँ पे कॉपर माइन में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, उससे भी वहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें हुई थी। कुछ सप्लाई साइड के भी इशूज यहाँ पर आते रहते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मिलिट्री के रोल का भी, और साथ ही जो माइनर्स और सोल्जर्स में जो जिस तरह के क्लैश वहाँ पे हुए हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही है। एक कॉपर पर भी आपकी राय चाहिए मनोज जी, और बाकी मेटल्स पर भी आज आपको क्या पसंद है? यहाँ पे ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हमने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक रिकवरी जो है ओवरऑल मेटल पैक में देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ जिंक बेहतर लगता है, और जिंक में हमारा मानना है कि 308 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कहीं रणनीति बनानी है तो जिंक यहाँ पे एक बेहतर बेट होगा। 302 के आसपास बाय कर सकते हैं 298 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 308 तक के रखे जा सकते हैं। कॉपर में एक थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है, जो रेंज है वो 994 से 1012 का रह सकता है। एल्यूमिनियम में हमारा मानना है कि 270 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकता है। तो 270 तक एल्युमिनियम, जिंक 308 तक, और कॉपर साइडवेज रहेगा, लेकिन यहां पर भी करंट लेवल से 9-10 रुपए की तेजी मनोज जी को लगती है। तो कॉपर बहुत ज्यादा तेज नहीं, जिंक और एल्युमिनियम में थोड़ी तेजी इनको लग रही है। और कुछ और रिपोर्ट ये भी कह रही कि इंडोनेशिया के जो ग्रासबर्ग माइन है, जिसमें हमने देखा था कि मड फ्लड की वजह से वहां पर जो माइनिंग रुकी थी वो 2026 के जुलाई महीने से शुरू हो जाएगी, ये रिपोर्ट कह रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट है, मिक्स रिपोर्ट है बेस मेटल्स को लेकर। आप बताइए आपकी राय क्या आ रही है प्रथमेश जी, आपके पसंदीदा पिक मेटल्स में? मेरे ख्याल से कॉपर 990 नीचे वाला भाव, ऊपर वाला भाव 1010, ये थोड़ा सा हर्डल रहेगा कॉपर के लिए। पर मेरे ख्याल से कॉपर में मोमेंटम आ गया तो अच्छे से तेज आ सकता है। ऊपर वाला भाव अगेन 1030। जिंक में मुझे भी तेजी लग रही है 308 और 310 के भाव के लिए। तो जिंक में मेरे ख्याल से बाय साइड में रहना चाहिए और कॉपर में बाय साइड में रहना चाहिए। जिंक कॉपर बाई साइड में रहे, ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से है। आज मसालों में धनिया सबसे ज्यादा तेज है। शुरुआत में तो 2.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही थी, अभी भी करीब 1.25% की तेजी। मैं दिसंबर वायदा की बात कर रहा हूं और ये 9,000 के करीब है। मनोज जी, मसालों पे आपकी राय क्या है? कौन आपकी टॉपिक क्या है यहाँ से? यहाँ पे कोरिएंडर ही टॉपिक रहेगी विश्व मोहन जी। मेरा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे सोइंग कमजोर रहने की संभावनाएं लगाई जा रही है, तो उसके चलते आगे यहाँ पे कोरिएंडर में और भी जो है स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 1 से 2 दिन के लिए अगर रणनीति बनानी है तो कोरिएंडर में 8,850 के स्तर पर दिसंबर वायदा बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 8,700 का रखना है, टारगेट 9,150 का रहेगा। और पोजिशनली मेरा मानना है कि यहाँ पे 9,400 से 9,600 तक के जो स्तर है वो दिसंबर सेकेंड वीक तक एक बार देखने को मिल सकते हैं। ग्वार पर भी एक आपकी राय चाहिए मनोज जी। ग्वार सीड काफी लंबे समय से सुस्ती दिखा रहा है, आज तेज है थोड़ा। 8,600 तक ग्वारगम का वायदा पहुंच चुका है। ग्वार सीड में भी तेजी है 4,740 के आसपास, दोनों दिसंबर वायदा, क्योंकि ये अब एक्सपायरी होने वाली है इसकी नवंबर वायदा की, तो हम दिसंबर में ट्रेडिंग देख रहे हैं क्योंकि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आखिरी के 10 दिनों में यहां पर कोई ट्रेड नहीं करते हैं करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। इन दोनों पर, ग्वार पर आपकी राय क्या है मनोज जी? ट्रिगर है नहीं बड़ी तेजी के लिए। मेरा मानना है कि साइडवेज मूव ही यहाँ पे रहेगा। अगर ग्वार सीड की बात करें तो जो दिसंबर का वायदा है 4,650 से 4,850 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। वहीं अगर ग्वारगम दिसंबर वायदा की बात करें तो वहां भी 8,400 से 8,750 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। तो साइडवेज मूव रहेगा, बेहतर होगा कि ये काउंटर को अवॉइड करें। एक खबर आ रही है मूंगफली की सरकारी खरीद गुजरात में तेज हो गई है। रिपोर्ट यह है कि गुजरात सरकार ने 11 दिनों में करीब 2.25 लाख टन मूंगफली की खरीद की है, और कुल खरीद जो वैल्यू टर्म में हुई है 1,177 करोड़ की हुई है। एमएसपी पे खरीदारी हुई है और करीब 70,000 किसानों ने इस खरीद में एमएसपी पे अपने माल जो सेल किए हैं, और अब तक
करीब 3.5 लाख किसानों ने एमएस पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस सिर्फ मूंगफली की बात नहीं है, बाकी फसल जिसमें मूंग, उड़द और सोयाबीन की भी एमएसपी पर खरीद हो रही है। तो ये गुजरात से एक खबर थी। किसानों के लिहाज से मूंगफली की खरीदारी इस बार काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। राज्य में हमने देखा था कि जिस तरह के अनियमित बारिश हुए थे, इससे खरीफ फसलों को काफी नुकसान भी हुआ था और सरकार ने वहां पर राहत पैकेज भी दी थी और 10 लाख से अधिक किसानों ने राहत के लिए आवेदन भी किया था। तो सरकार की कोशिश यही है कि एमएसपी पे ज्यादा से ज्यादा खरीद कर पाए, बेच पाए। ये यहां पर किसानों को एक सहूलियत मिल जाती है। शुक्रिया करेंगे आप तीनों मेहमानों का, कुणाल जी, मनोज जी और साथ ही प्रथमेश जी। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम एफएनओ जंक्शन का रुख करेंगे, समझेंगे कि वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है। बाजार को देखें तो अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। निफ्टी को देखिए, ये तेजी और भी बढ़ी है, 26,000 के करीब पहुंच चुका है। क्या कुछ हो रहा है वायदा में, बताएंगे ब्रेक के बाद।